नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाता है। ये हमने पढ़ा था। परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। ठीक। आज हम बात करेंगे द्वि अपवर्तन के द्वारा कि द्वि अपवर्तन के द्वारा हम समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं। ये आज की अपनी हेडिंग है कि द्वि अपवर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करना। बेटा देखो द्वि अपवर्तन में होगा क्या, जैसे ना इसके नाम से पता चल रहा है द्वि अपवर्तन मतलब कितनी बार अपवर्तन होगा, 2 बार इसका अपवर्तन होगा और 2 बार अपवर्तन के पश्चात हमें एक ऐसा प्रकाश प्राप्त होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। तो इसमें देखो द्वि अपवर्तन में होता क्या है कि भाई माना अपने पास कोई कैल्साइट का क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है? वो कैल्साइट का क्रिस्टल है। इस कैल्साइट के क्रिस्टल पर जब अध्रुवित प्रकाश को हम आपतित करते हैं, कैसे प्रकाश को आपतित करते हैं? अध्रुवित प्रकाश को जब इस कैल्साइट के क्रिस्टल पर आपतित करते हैं तो बेटा जो आपतित किरण थी अपने पास, किरण वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी कैल्साइट के क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश किरण को आपतित हम कराते हैं तो आपतित किरण जो होती थी वो अपवर्तन के पश्चात कितने भागों में विभक्त हो गई? 2 भागों में विभक्त हो गई। और ये घटना ही क्या कहलाती है बेटा? द्वि अपवर्तन कहलाती है। इसे ही कहते हैं हम द्वि अपवर्तन। अब देखो द्वि अपवर्तन को समझते कैसे हैं, तो इसके लिए हम करते क्या है बेटा, एक सफेद कागज लेते हैं। एक सफेद कागज के ऊपर क्या करते हैं, स्याही से कोई चिन्ह लगा देते हैं। उस सफेद कागज के ऊपर स्याही से हमने चिन्ह लगाया और उस चिन्ह के ऊपर, माना ये कोई चिन्ह था, इस चिन्ह के ऊपर क्या कर दो, कैल्साइट के क्रिस्टल को रख दो। किसको रख दो? इस चिन्ह के ऊपर कैल्साइट के क्रिस्टल को रख दो। तो बेटा जब कैल्साइट के क्रिस्टल में से हम इस चिन्ह को देखते हैं तो हमें 2 चिन्ह दिखाई देते हैं। मतलब कितनी अपवर्तित किरणें दिखाई देती हैं? 2 अपवर्तित किरणें दिखाई देती है। यदि हम कैल्साइट का जो क्रिस्टल है अपने पास उसको एक अक्ष के सापेक्ष घुमाते हैं, कि कैल्साइट के क्रिस्टल को उसके ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष घुमाते हैं तो बेटा एक जो चिन्ह होता है, मतलब एक के हमें कितने दिखाई दे देंगे? 2 दिखाई देंगे कैल्साइट क्रिस्टल में से देखने पर। इनमें से एक चिन्ह तो माना ये तो स्थिर हो गया और ये इसके चारों तरफ क्या करने लग जाता है बेटा? घूमने लग जाता है। कि जब भी हम कैल्साइट के क्रिस्टल को ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष घुमाते हैं तो एक चिन्ह तो स्थिर हो जाता है और दूसरा जो चिन्ह था वो क्रिस्टल के साथ क्या लगता है? घूमने लग जाता है। बेटा यहां से हमें देखो 2 अपवर्तित किरणें प्राप्त होती है। तो एक किरण तो कौन सी होती है कि ऐसी किरण जो अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। मतलब 2 किरण थी ना अपने पास, 2 परावर्तित किरणें हैं, तो 2 किरणों में से एक किरण ऐसी होगी जो अपवर्तन के सभी नियमों का पालन करेगी, अपवर्तन के सभी नियमों का पालन करती है। वो बेटा ओ किरण कहलाती है। कौन सी किरण होती है वो? ओ किरण, या बोल दो साधारण किरण होती। और एक दूसरी किरण होगी जो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करेगी, तो बेटा वो कौन सी किरण होगी? असाधारण किरण होगी। और उसको हम किससे दर्शाते हैं? ई किरण से दर्शाते हैं। ई किरण बोल दो या कौन सी बोल दो? असाधारण किरण बोल दो। ठीक है। अब बेटा देखो जो अपने पास 2 किरणें हैं, ओ किरण और ई किरण, दोनों की दोनों समतल ध्रुवित होती हैं। मतलब अध्रुवित प्रकाश बटा 2 भागों में और दोनों किसमें बटा है? समतल ध्रुवित भागों में बटा है, जिसमें एक ई होती है और दूसरी कौन सी होती है? ओ होती है। इसकी पहचान के लिए बेटा हम करते क्या कि कौन सी तो ओ किरण है और कौन सी ई किरण है, ये पहचान हम कैसे करते हैं? तो इसके लिए बेटा कैल्साइट जो क्रिस्टल था उसके ऊपर एक टूरमेलिन का क्रिस्टल रख देते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर किसका रखते हैं? टूरमेलिन का
क्रिस्टल रख देते हैं और बेटा टूरमेलिन का जो क्रिस्टल होता है वो एक किरण को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, रखने पर देखो ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष हम इसको घुमाएंगे तो दोनों चिन्ह में से या दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टूरमेलिन के क्रिस्टल ने एक किरण को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया है। और बेटा जो दूसरा चिन्ह है वो उसकी तीव्रता मतलब वो अधिक हमें गहरा दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम इस स्थिति को 90 डिग्री तक घुमाएं, कि जो अपने पास स्थिति है इसको कहाँ तक घुमाएं, 90 डिग्री तक घुमाएं, जो चिन्ह दिखाई दे रहा था, मतलब पहले जब हमने घुमाया तो एक तो लुप्त हो गया और दूसरा दिखाई दे रहा था। अगर मान लो इसको 90 डिग्री पर घुमा दे तो जो लुप्त हो गया वो तो दिखाई देने लग जाएगा और जो दिखाई दे रहा था वो कैसा हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा और जिसकी तीव्रता कैसी होगी, अधिक होगी। और बेटा ये ऐसा किसमें होता है, केवल ऐसा होता है समतल ध्रुवित प्रकाश में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई और ओ किरण दोनों की दोनों हैं ये समतल ध्रुवित होती है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं क्रिस्टल की। देखो यहाँ पर अपने पास जो क्रिस्टल है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एक अक्षीय क्रिस्टल। कौन सा होता है, एक अक्षीय क्रिस्टल। और दूसरा कौन सा होता है, वो होता है द्विअक्षीय क्रिस्टल। एक तो हो गया एक अक्षीय क्रिस्टल और दूसरा हो गया द्विअक्षीय क्रिस्टल। तो देखो एक अक्षीय क्रिस्टल कैसा होता है बेटा, जिसमें केवल एक प्रकाशीय अक्ष हो। ऐसा क्रिस्टल जिसमें केवल एक प्रकाशीय अक्ष हो वो एक अक्षीय क्रिस्टल कहलाता है। और ऐसा क्रिस्टल जिसमें दो प्रकाशीय अक्ष हो, दो प्रकाशीय क्या हो, अक्ष हो, वो कौन सा कहलाएगा, द्विअक्षीय क्रिस्टल कहलाता है। अब बेटा देखो प्रकाशीय अक्ष क्या होता है भाई, अपने पास यहाँ पर किसका नाम आया, प्रकाशीय अक्ष का नाम आया है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रकाशीय अक्ष होता क्या है। अगर जब हम प्रकाशीय अक्ष की बात करते हैं यहाँ पे, देखो क्रिस्टल के अंदर एक ऐसा अक्ष होता है, ठीक है, जिसके अनुदिश ई रेखा और ओ रेखा दो अपने पास है। एक तो ई रेखा हो गई और दो रेखा, दोनों का वेग कैसा होता है, समान होता है, मतलब उस दिशा में अपना द्वितीय अपवर्तन नहीं होता। तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर एक ऐसा अक्ष जिसके ऊपर द्वितीय अपवर्तन नहीं होता है वो कौन सा कहलाता है, प्रकाशीय अक्ष कहलाता है। जो दो प्रकार के अपने पास थे, एक तो एक अक्षीय क्रिस्टल होता है और एक होता है द्विअक्षीय क्रिस्टल। एक अक्षीय क्रिस्टल कौन सा होता है, जिसमें एक प्रकाशीय अक्ष होता है, और द्विअक्षीय क्रिस्टल कौन सा होता है, जिसमें कितने प्रकाशीय अक्ष होते हैं बेटा, दो प्रकाशीय अक्ष होते हैं। ठीक है, अब हम जो अपनी अगली हेडिंग है वो है निकोल प्रिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, निकोल प्रिज्म। देखो ये हमने 12th क्लास में पढ़ी थी बेटा कि निकोल प्रिज्म होती क्या। तो निकोल प्रिज्म को अब हम समझते हैं कि निकोल प्रिज्म में होता क्या। तो बेटा निकोल प्रिज्म में मेन है उसका डायग्राम। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आगे कुछ नहीं है उसमें डायग्राम के अलावा। तो अपनी अगली हेडिंग है क्या है, निकोल प्रिज्म। बेटा निकोल प्रिज्म में होता क्या है कि कैल्साइट का क्रिस्टल होता है अपने पास। कौन सा क्रिस्टल होता है, एक कैल्साइट का क्रिस्टल होता है। और इस कैल्साइट के क्रिस्टल की कहानी क्या होती है कि जो कैल्साइट का अपने पास क्रिस्टल होता है ये एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की 3 गुनी होती है। मतलब चौड़ाई इसकी कम होती है और लंबाई इसकी कैसी होती है, ज्यादा। ठीक है बेटा, तो देखो होता क्या है, इस प्रकार का एक क्रिस्टल हो गया अपने पास जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई। तो ये अपने पास हो गया कैल्साइट का क्रिस्टल हो गया। इसका नाम दे दो ए, बी, सी और डी। इस कैल्साइट क्रिस्टल की लंबाई जो है वो इसकी चौड़ाई की कितनी गुनी होती है बेटा, 3 गुनी होती है। अब करते क्या, देखो इसका फलक है ना, इसके एक फलक तो इसका है, ये हो गया ए बी फलक, ये वाला फलक, और दूसरा हो गया सी डी फलक। इनको बेटा इस किनारों से इतना घिसा जाता है, इन किनारों से इनको इतना घिसा जाता है कि इनके जो ये आसन्न कोण है, यानी कि कोण की बात करें, कौन से कोण, एक तो कोण बी ए डी, ये वाला कोण, ये तो 68 डिग्री का हो जाए। और दूसरा कोण कौन सा है, कोण ए डी सी, ये वाला जो कोण है ये कितने का हो जाए, 112 डिग्री। देख लो बेटा दोनों टोटल कितने होंगे, 180 होंगे। और दो आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इनको इतना ज्यादा घिसा जाता है कि ये जो उनके कोण है वो कितने हो जाएं,
इतने हो जाए। अब बेटा इसके बाद क्या करते हैं, इस कैल्साइट क्रिस्टल को इस बीडी कण के अनुसार, विकर्ण है ना, बी और डी विकर्ण के अनुसार, मतलब यहां से इसको दो टुकड़ों में काटा जाता है, इस जगह से इसको दो टुकड़ों में काट दिया जाता है और इस प्रकार से इसको काटते हैं कि दो समान टुकड़ों में ये विभाजित हो जाए बीडी विकर्ण के अनुसार। अब इसके बाद करते क्या बेटा, इसको वापस जोड़ते हैं और वापस किससे जोड़ा जाता है, एक सीमेंट होती है कनाडा बाल्सम सीमेंट, कनाडा बाल्सम सीमेंट। बेटा जो कनाडा बाल्सम सीमेंट होती है एक पारदर्शी सीमेंट होती है, कैसी होती है, पारदर्शी, मतलब इसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। तो इस कनाडा बाल्सम सीमेंट की सहायता से इनको वापस जोड़ दिया जाता है और वापस इस प्रकार जोड़ते हैं बेटा कि अपने पास जो कोण बना ए बी डी, मतलब ये वाला कोण जो बना है ये कितने डिग्री का हो, ये 90 डिग्री का हो। इस प्रकार से इनको आपस में क्या दिया जाता है, जोड़ा जाता है। और बेटा जो इसके नीचे का सिरा है ये एडी फलक जो इसका होता है, इसको पॉलिश कर दी जाती, कालिक पोत दी जाती इस पर। अब होता क्या, देखो निकोल प्रिज्म जो बनाई थी वो एक वैज्ञानिक था, निकोल नाम का वैज्ञानिक, जिसने निकोल प्रिज्म अपनी बनाई थी। अब इस निकोल प्रिज्म में होता क्या है कि जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश इस ए बी फलक पर आपतित होता है, मतलब यहां से बेटा कोई अध्रुवित प्रकाश आ गया। अगर हम बात करें अध्रुवित प्रकाश की, तो अध्रुवित प्रकाश को हम कैसे दर्शाते हैं, तो बेटा अध्रुवित प्रकाश जो अपना होता है वो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये कैसा प्रकाश हो गया, अपना अध्रुवित प्रकाश हो गया। तो ये है अध्रुवित प्रकाश। जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश इस ए बी फलक पर क्या होता है, आपतित होता है, तो ऐसी स्थिति में बेटा यहाँ पर द्विअपवर्तन होता है और द्विअपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश है वो कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में, दो किरणों में बढ़ जाता है। एक किरण तो बेटा अपनी ये यहां से ये हो गई स्थिति और एक आ गई यहाँ पे, हो गई दो किरण। ये एक हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश और ये बचा हुआ दूसरा हो गया अपना समतल ध्रुवित प्रकाश। बेटा इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि एक किरण तो यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसका, और ये किरण होती है ओ किरण जिसका यहाँ से होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ये दूसरी किरण है ये यहाँ से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती, और हमें एक ऐसा प्रकाश प्राप्त हो जाता है, ये है ई किरण, समतल ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त होता है। देखो होता क्या है कि देखो ओ जो किरण है उसका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है और ई की जो किरण थी वो सीधी वहां से बाहर निकल रही है। इसका होता क्या, इसमें देखो होता बेटा जो कैल्साइट क्रिस्टल होता है उस कैल्साइट क्रिस्टल के लिए अगर हम बात करते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल में दो किरणें हमें प्राप्त हुई, कौन कौन सी है दो, एक तो ई किरण है और दूसरी कौन सी है, ओ किरण है। ई किरण का कैल्साइट क्रिस्टल के लिए जो अपवर्तनांक होता है बेटा वो होता है 1.458 और ओ किरण का जो अपवर्तनांक होता है कैल्साइट क्रिस्टल के लिए वो कितना होता है 1.658। ठीक है, अब इस अपवर्तनांक के कारण दोनों किरणें अलग अलग दिशा में जाती है। अब ये अलग अलग दिशा में जाती हुई जो किरणें हैं बेटा, ये देखो कि कनाडा बाल्सम जो पथ था अपना, कनाडा बाल्सम की जो परत थी अपने पास उस परत पर आपतित होती है। और बेटा कनाडा बाल्सम की जो परत होती है उस परत का जो अपवर्तनांक होता है बेटा वो 1.55 होता है। कितना होता है उसका अपवर्तनांक 1.55। तो देखो ई किरण का अपवर्तनांक इससे कम है तो इसका यहाँ से अपवर्तन हो जाता है और इसमें से बाहर निकल जाती है, और जिसका अपवर्तनांक ओ किरण का अपवर्तनांक इसकी तुलना में कैसा है, ज्यादा है, इसलिए ओ किरण का यहाँ से क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये किरण यहाँ से एडी फलक की ओर आपतित होती है और एडी फलक को हमने काली पॉलिश की थी, हमने एडी फलक को कैसी पॉलिश की थी, काली पॉलिश की थी। इस काली पॉलिश के कारण जो ओ किरण यहाँ पर आपतित हुई ये एडी फलक उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और इस प्रकार अपनी ये निकोल प्रिज्म से हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। बेटा ये जो अपना था ये अपना क्या था, निकोल प्रिज्म था। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, देखो जो ध्रुवित प्रकाश की बात करते हैं। ध्रुवित प्रकाश का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ध्रुवित प्रकाश दो भागों में बढ़ता है। एक तो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होता है जो वृत्ताकार के रूप में प्राप्त होता है, और एक होता है दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश जो दीर्घवृत्त के रूप में प्राप्त होता है। तो आज हम पढ़ते हैं कि वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होता क्या है। तो बेटा वृत्तीय जो ध्रुवित प्रकाश है वो होता क्या है
कि एक ऐसा प्रकाश होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र के जो आयाम होते हैं, बेटा विद्युत क्षेत्र के आयाम अपने पास विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए दो थे, एक तो था E10 और दूसरा क्या था E20। तो एक ऐसा प्रकाश जिसके लिए विद्युत क्षेत्र के जो आयाम है, इस आयाम के घटक हमेशा कैसे होते हैं, समान होते हैं और तथा वास्तविक होते हैं। एक तो समान होंगे और दूसरे कैसे होंगे, वास्तविक होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के आयाम के घटक समान एवं वास्तविक होते हैं तथा इनके मध्य जो कलांतर है बेटा, तो वो कितना होता है, वो ±π/2 होता है। मतलब ऐसा प्रकाश जिसके लिए विद्युत क्षेत्र के आयाम के जो घटक थे वो समान थे और वास्तविक थे, और इसके अलावा उनके बीच जो कलांतर था वो कितना होता है, ±π/2 होता है। कौन सा कहलाता है बेटा, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक है, अब देखो हम वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की बात करते हैं। तो इस वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में अब हम मान निकालते हैं इसका, कैसे निकलेगा। तो बेटा हमने एक समीकरण पढ़ा था कल, कौन सा था, विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण से, विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण से। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण अपने पास होता क्या है, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण होता है वो होता है E बराबर E10 और इसके बाद क्या था आगे, e की पावर आयोटा α1 x कैप, प्लस में क्या था E20 e की पावर आयोटा α2 y कैप, और बाहर क्या था बेटा अपने पास e की पावर आयोटा kz-ओमेगा। ये अपने पास विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या आया था, समीकरण आया था। आप देखो अगर हम वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की बात करते हैं तो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में अपने पास क्या हो जाएगा मान, तो ये मान अपने पास होगा E1 डिग्री बराबर E2 डिग्री और बराबर क्या हो जाएगा E, मतलब दोनों का मान कैसा था, समान। और बेटा α1 का मान तो हम α1 ही ले रहे, और α2 क्या होगा, कलांतर कितना था, α1 के साथ कितना कलांतर बढ़ेगा, ±π/2। ये हमने α2 का मान अपने पास आ गया वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के लिए, α1 का आ गया और E1 E2 का। बेटा इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1 और ये सारे के सारे मान कहां पर रख दो, समीकरण 1 में मान रखने पर। रखो भाई समीकरण 1 में मान अपने पास क्या आएगा बेटा, जब समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो ये अपने पास आया E बराबर, यहां से क्या आएगा अपने पास मान, ये हो गया E0 e की पावर आयोटा α1 x कैप, ये भी क्या होगा E0 e की पावर आयोटा α1 ±π/2 y कैप, और इनटू में बेटा क्या है e की पावर आयोटा kz-ओमेगा। हो गया मान। अब आगे देखो, आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो आगे अपने पास मान आएगा यहां से देखो E बराबर E0 दोनों में नियत था, बाहर आ गया बेटा, अंदर क्या बचा, e की पावर आयोटा α1 x कैप प्लस में e की पावर आयोटा α1 और डॉट e की पावर आयोटा ±π/2 और आगे क्या आएगा y कैप और लास्ट में आ गया e की पावर आयोटा kz-ओमेगा। बेटा समान घातें देखो अपने पास एक जैसी थी दोनों की, मतलब घात में बीच में प्लस का निशान था तो हमने दोनों घातों को कैसा कर दिया, अलग अलग कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया। अब यहां पर देखो बेटा ऊपर कॉमन क्या रहा है अपने पास, तो ये आ गया, ये आया E0 e की पावर आयोटा α1, दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पर बचा अपने पास, तो एक जगह तो बचा x कैप और यहाँ पे क्या बचा प्लस में e की पावर प्लस माइनस आयोटा π/2 हो गया y कैप, और आगे का जो मान था वो कितना हो गया e की पावर आयोटा kz-ओमेगा। हमने इसका क्या रख दिया बेटा, मान रख दिया। अब देखो हम जानते हैं कि अपने पास एक मान होता है, वो मान क्या होता है अपने पास कि e की पावर जो आयोटा थीटा होता है, ठीक है। तो e की पावर देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे जो अपने पास मान था e की पावर प्लस माइनस आयोटा π/2, यही मान था बेटा, इसको हम लिख सकते हैं। देखो e की पावर जो आयोटा थीटा होता है वो होता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो अपने पास मान क्या आएगा, ये आ गया कोस थीटा यानी कि कोस π/2 हो गया अपने पास, और प्लस में क्या होगा आयोटा साइन थीटा, देखो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों तो बेटा मैंने दोनों लगा दी,
साइन पाई बाई 2। बेटा कोस 90 का मान 0 और ये हो गया प्लस माइनस आयोटा इंटू 1, यानी ई की पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2 का मान कितना होता है, प्लस माइनस आयोटा। ये मान बेटा जो समीकरण था उसमें रख दो। रखो समीकरण में मान अपने पास क्या आएगा, तो यहां से अपने पास मान आया ई बराबर E0 ई की पावर आयोटा अल्फा 1, अंदर क्या बच गया बेटा एक्स कैप प्लस में आयोटा वाई कैप, हो गया मान। और इसके अलावा बाहर क्या बचा हुआ है, तो बाहर बचा है ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, हो गया मान। अब आगे देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, तो जो अपने पास ये वाला मान था इस मान को लेते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, देखो अपने पास आया E0 एक्स कैप प्लस में आयोटा वाई कैप, ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। बेटा समान आधार आपस में गुणा हो रहे थे तो उनकी घातें क्या कर दी हमने, जोड़ दी। अब ये अपने पास यहां से मान आ गया, इस मान को देखो अंदर गुणा कर दो बेटा, जब इसको अंदर हम गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहां से मान आ गया अपने पास, और वो मान क्या आया, वो आया E0 ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 एक्स कैप, प्लस में क्या आएगा आयोटा E0 ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस में अल्फा वाई कैप, हो गया अपने पास मान। बेटा हमने दोनों मान को अलग अलग गुणा करके लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों मान को जब हमने अलग अलग गुणा किया तो यहां से देखो मान क्या आएगा अपने पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो E बराबर क्या आएगा E0 ई की पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, कोस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस में अल्फा 1, प्लस में आयोटा क्या आएगा साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 एक्स कैप। अगला जो मान है वो क्या आएगा, प्लस में आयोटा E0, अंदर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास मान, जो अंदर का मान आएगा वो अपने पास होगा कोस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, प्लस में आयोटा साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, हो गया बेटा मान। अब आगे देखो ये मान अपने पास आ गए, आयोटा बेटा यहां पर अंदर गुणा होगा, और जब आयोटा यहां पर अंदर गुणा होगा तो अपने पास मान क्या आएगा वो देखो, तो यहां पर अपने पास जो मान आगे आएगा उसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो बेटा अपने पास ये पद किसका है, एक्स का है, और ये पद किसका है अपने पास, वाई का है। तो एक्स और वाई का जो पद है इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास मान क्या आएगा, इसको और थोड़ा सा आगे सोल्व कर देते हैं। ई बराबर क्या आ गया, E0 कोस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 एक्स कैप, प्लस में आयोटा E0 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 एक्स कैप। इसको सोल्व कर दिया ऊपर वाले को। अब आते हैं नीचे वाले में, नीचे पर क्या आएगा अपने पास, तो प्लस में आयोटा इससे गुणा होगा आयोटा E0, अपने पास जो अंदर का मान आया बेटा वो क्या हो गया आयोटा E0, और आगे का मान अपने पास क्या आएगा वो देखो, कि जो आगे का मान अपने पास था वो क्या था, तो आगे का मान अपने पास हो गया कोस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, हो गया मान अपने पास। बेटा ये बीच में प्लस माइनस चल रहा था शुरुआत से, तो यहां पर भी प्लस माइनस चलेगा, यहां पर भी प्लस माइनस चलेगा, और यहां पर भी प्लस माइनस चलेगा, क्योंकि इसका मान कितना था, प्लस माइनस आयोटा था। अब आगे देखो अपने पास आगे का मान क्या आएगा, प्लस माइनस था, अगले में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान हो गया -1, तो इसी में चला गया प्लस माइनस में, अपने पास क्या बचेगा, यहां पर बचा E0 साइन, ये वाई कैप था बेटा, के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 वाई कैप। हम जानते हैं बेटा ये ई को आप क्या लिख सकते हो, ई एक्स आई कैप या एक्स कैप भी लिख सकते हो, बात वही है। तो मैंने इसको लिखा एक्स अक्ष पर तो एक्स कैप से लिख दिया, प्लस में ई वाई जे कैप बराबर ये वाला मान हो गया इसके बराबर। सर बेटा क्या करो देखो, ठीक है, इसको हमने ये लिख दिया ई एक्स एक्स कैप प्लस ई वाई
जे कैप या वाई कैप, जे की बजाय क्या हो जाएगा वाई। अब दोनों पक्षों में देखो, अगर हम वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की बात करते हैं, तो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में होता क्या है कि समान तथा वास्तविक घटक होते हैं विद्युत क्षेत्र के। तो बेटा हम यहाँ पर केवल कौन से घटकों की तुलना करेंगे, वास्तविक घटकों की। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक्स कैप तथा वाई कैप के वास्तविक घटकों की तुलना कर दो, घटकों की तुलना करने पर करो बेटा क्या आएगा, EX की बात करेंगे इसकी। यहां पर देखो एक्स कैप ये कैसा घटक है, वास्तविक, और ये कैसा है, काल्पनिक। तो क्या आ जाएगा, E0 कोस KZ माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। समीकरण नंबर 1 हो गया, तो इसको दे दो 2। अगला जो आएगा EY बराबर वास्तविक घटक, देखो बेटा आयोटा लगा हुआ है, मतलब ये कैसा है, काल्पनिक घटक है। वास्तविक कौन सा होगा, ये वाला। तो क्या आएगा, E0 साइन KZ माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। समीकरण नंबर हो गया 3। बेटा यहां से अगर हम परिमाण निकालें तो परिमाण कैसे निकलेगा, क्या कर दो, समीकरण 2 का स्क्वायर प्लस में समीकरण क्या कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो। बेटा जब हम यहाँ पर 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो EX का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, EY का स्क्वायर हो गया एक तरफ का मान, और दूसरी तरफ क्या आएगा, देखो E0 दोनों में से कॉमन आएगा, E0 स्क्वायर अंदर होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि अपने पास जो मान आया वो क्या हो जाएगा, E0 स्क्वायर, मतलब अपने पास मान आ गया वो आएगा E0 स्क्वायर बराबर EX स्क्वायर प्लस में EY स्क्वायर। और बेटा ये कहलाता है वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के समीकरण को दर्शाता है, कह दो वृत्त के समीकरण को दर्शाता है। और जब ये वृत्त के समीकरण को दर्शाता है मतलब इसमें जो प्रकाश होगा वो कौन सा होगा, वो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है बेटा, कल हम पढ़ेंगे कि दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होता क्या है, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।